हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी हिंदी व्याकरण में हम समास पढ़ रहे थे और इसके भेद पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और यहाँ पर आपका द्विगु समास आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए, समास क्या होता है? जो संक्षिप्त रूप होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल करके जब आप उसको संक्षिप्त कर देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं, तो इसी को समास कहा जाता है। और यहाँ पर हमने समास क्या पढ़ा था कि समास जब आप समास करते हैं दो या दो से अधिक शब्दों को जुड़ा करके मेल करके, तो उसे समस्त पद या सामासिक पद उसे कहा जाता है। इसको हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। सामासिक पदों का संबंध व्यक्त करने वाले, विभक्ति चिन्ह आदि के साथ प्रकट करने वाले या लिखने वाली रीति को हम विग्रह कहते हैं। यानी कि आपने समास किया, दो या दो से अधिक शब्दों को आपने छोटा किया, उसको समास रूप में लिखा, पुनः पूर्व अवस्था में लाना, वो आपका समास विग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, धन संपन्न पद का विग्रह करने पर धन से संपन्न, रसोई घर का आप ये समस्त पद है, ठीक है। और इसका जब आप विग्रह करेंगे तो आपको रसोई के लिए घर, पुनः ये आपको मिल जाएगा, या पढ़ चुके हैं। अब देखिए, आपके पास जब आप समास करते हैं तो समस्त पद होता है, उसमें भी आपके पास दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा आपका उत्तर पद होता है। पूर्व पद उस समस्त पद के पहले पद को कहा जाता है और उत्तर पद बाद वाले पद को, इसको प्रथम पद और द्वितीय पद भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे पूजा घर है तो पूजा आपका पूर्व पद हो गया, घर आपका उत्तर पद, पूजा के लिए घर। माता पिता, माता पूर्व पद और पिता आपका उत्तर पद, माता और पिता। ऐसे ही नवरत्न, नव आपका पूर्व पद और रत्न आपका उत्तर पद हो जाएगा। हस्तगत, हस्त को हस्त में गया हुआ, इसका ये विग्रह है। यहाँ पर जो पूर्व अवस्था होगी वो इधर लिखा हुआ है। तो हस्त आपका पूर्व पद और गत आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पद हो जाएगा। समास के आपको यहाँ पर 6 भेद बताए हैं। देखिए, प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर इसके 4 भेद हुए हैं। यानी कि जिस समाज में पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव, जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समाज, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समाज, और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इसके अलावा समास के दो और भेद हैं। ये समास है जो स्वतंत्र रूप में होते हैं, ठीक है। तो वो दो भेद हैं आपके, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो अव्ययी भाव समास में आपको क्या बताया? जिसमें पहला पद आपका प्रधान है वो आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति अनुसार, यथा संभव, यथा समय, समय के अनुसार, प्रति क्षण, हर क्षण, यथा संभव, जैसा संभव हो, आजीवन, जीवन भर, भर पेट, पेट भर, आजन्म, जन्म से लेकर, ये सब आप लिख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आमरण, मरण तक, प्रतिदिन, हर दिन, बेखबर, बिना खबर के। इसमें भी एक अपवाद आपका है। तो यहाँ अपवाद देखिए, हिंदी के कई ऐसे समस्त पद हैं जिसमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता, परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, ठीक है। वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे घर, घर आपका क्या है? घर के बाद घर, ये आपका अव्ययी भाव समास है। रातों रात, रात ही रात, ये भी आपका क्या है? अव्ययी भाव समास है। इसके अलावा तत्पुरुष समास आपने पढ़ा, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, प्रधानता के आधार पर इसका भेद किया गया है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता और संबोधन को छोड़कर इसके 6 भेद हैं, ठीक है। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर, उसके चिन्हों को छोड़कर बाकी अन्य जो आपके कारक चिन्ह हैं उनका यहाँ पर लोप होता है। इसलिए इस कारकों के आधार पर इस समास के 6 भेद हैं, जिसमें आपका पहला है कर्म तत्पुरुष, जिसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है। दूसरा है आपका करण तत्पुरुष, जिसमें से विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है, ये आप लिख चुके हैं। जैसे भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, बाणाहत, बाण से आहत, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, सब में से चिन्ह आ रहा है। फिर देखिए, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, से चिन्ह आया है, तो यहाँ पर से का लोप हुआ था। थर्ड, यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है, तो यहाँ पर के लिए चिन्ह का लोप किया जाता है। तो गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, राह खर्च, राह के लिए खर्च, बालामृत, बालकों के लिए अमृत, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो ये जो है आपका संप्रदान तत्पुरुष है। इसके बाद नेक्स्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा अपादान तत्पुरुष क्या होता है समास। अपादान तत्पुरुष समाज में से
चिन्ह आता है, लेकिन यहाँ पर ये से पृथक और अलग होने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो देश निकाला, देश से निकाला, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए संबंध तत्पुरुष कारक, जिसमें का, के, की चिन्हों का लोप होता है। अब देखिए गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल, का चिन्ह मिल गया, का, की, के का यहाँ पर लोप हुआ था। विग्रह करने पर पुनः आपको का चिन्ह मिल गया। नगर सेठ, नगर का सेठ, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष हो गया है। राजमाता, राजा की माता, तो ये संबंध बता रहा है राजा और माता, इन दोनों का जो है आपस में संबंध है। जल धारा, जल और धारा का संबंध है। कि यहाँ पर इन दोनों का संबंध बता रहा है। मतदाता, मत का दाता, तो का यहाँ पर मत और दाता दोनों का संबंध बता रहा है। तो ये आपका संबंध तत्पुरुष कारक है, या समास इसको कहेंगे आप, कारक नहीं, यहाँ पर आप समास कहेंगे। ठीक है, कारक के ये चिन्हों हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर चिन्हों का लोप होता है। में और पर चिन्हों का लोप होता है। जलमग्न, जल में मग्न में चिन्ह आया है। आप बीती, आप पर बीती, सिर दर्द, सिर में दर्द, और घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह आया है में और पर। ठीक है, अब इसको आप नोट कीजिएगा जल्दी से। इसके बाद हम बताएंगे आपको कर्मधारय समास। चलिए, अब नेक्स्ट है इसके बाद कर्मधारय समास। तो देखिए जैसा कि आपको बताया था कि इस समास को विशेष्य और विशेषण या विशेषण विशेष्य समास के नाम से जाना जाता है। इसमें एक पद आपका विशेषण होगा और दूसरा आपका विशेष्य होगा। तो आपको बताया मैंने कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है, ये आप पढ़ भी चुके हैं और साथ में आपको बताया भी है। तो जैसे महापुरुष, महापुरुष, इसका विग्रह क्या है, महान है जो पुरुष। तो पुरुष तो आपका क्या है, विशेष्य है, क्योंकि हमने पुरुष की विशेषता बताई है। कैसा है पुरुष, महान है। तो पुरुष आपका विशेष्य हो गया है और महान यहाँ पर विशेषण हो गया है। पीतांबर, पीला है अंबर जो, पीला है जो अंबर, तो अंबर की विशेषता, अंबर विशेष्य है और पीला आपका विशेषण है। ठीक है, इसी प्रकार से प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को, प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका समास है। अब यहाँ पर उपमेय और उपमा, तो उपमा अलंकार में आपको समझाया, उपमेय और उपमा क्या होता है। तो देखिए चंद्र वदन, चंद्रमा के समान वदन, जिसमें आप समानता बताते हैं। ठीक है ना। कमल नयन, कमल के समान नयन, विधा, विद्या धन, विद्या रूपी धन, भव सागर, भव रूपी सागर, मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर द्विगु समास। द्विगु समास, तो देखिए इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है या गणना बोधक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। जैसे नवरत्न, तो पहला आपका नव यहाँ संख्या को बता रहा है, तो पहला पद संख्यावाचक, लेकिन इसमें भी आपके अपवाद भी हैं, ध्यान देना है, इसमें अपवाद भी हैं। ठीक है, तो देखो नवरत्न, इसका विग्रह क्या होता है, 9 रत्नों का समूह। सप्ताह, 7 आहतों का, हफ्तों का होगा यहाँ पर। ठीक है, 7 हफ्तों का समूह, आहतों का। ठीक है, और त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। नवरत्न, नव यानी कि 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों का या वर्षों का समूह। साथ में त्रिभुवन, 3 त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। तो यहाँ देखिए त्रि का मतलब 3 से है, फिर सप्त का मतलब 7 से है, शताब्दी यहाँ 100 से है। तो यहाँ सभी में आपका संख्यावाचक आ रहा है, गणना बोधक आ रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास आएगा। ध्यान देना है, द्विगु समास की पहचान, पहला पद जो है संख्यावाचक, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। तो अपवाद वाले शब्द देखिए, और साथ में यहाँ पर समूह, विग्रह करने पर समूह और समाहार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 3 मूर्तियों का समूह, 3 भुजाओं का समूह,
5 रात्रियों का समाहार। तो समाहार और समूह जैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अपवाद है कि कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है, जैसे यहाँ पर पक्ष द्वय, तो यहाँ संख्यावाचक पीछे आया है, जबकि ये आपका क्या है, इसी समास के अंतर्गत आता है। विग्रह करने पर दो पक्षों का समूह आया है, तो इसी समास का ये होगा। लेखक द्वय, यहाँ पर दो लेखकों का समूह आता, ये इसी समास के अंतर्गत है, लेकिन ये इसके अपवाद है। ठीक है। संकलन त्रय, 3 संकलनों का समूह। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए द्वंद्व समास। हेडिंग डालिएगा द्वंद्व समास। तो देखिए इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा एवं आदि लगते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है। इसके दोनों पद योजक चिन्ह, जो दो पद हैं वो योजक चिन्ह के द्वारा, योजक चिन्ह ये डैश इस प्रकार से द्वारा जुड़े होते हैं, और समास विग्रह करने पर और या तथा अथवा तथा एवं आदि शब्द यहाँ पर लग जाते हैं। जैसे देखिए समस्त पद है दिन रात, इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं, दोनों ही समान है ना, दिन और रात। तो दिन और रात, सीता राम, तो राम सीता या सीता राम, सीता और राम, दाल रोटी, दाल और रोटी। ठीक है। तो ये आपका, और यहाँ पर कुछ है माता पिता, माता और पिता, आयात निर्यात, आयात और निर्यात, हानि लाभ, लाभ या हानि, आना जाना, आना और जाना। ठीक है। तो ये आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं इस समास में, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे साथ में, द्वंद्व समास। चलिए द्वंद्व समास, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं आदि लगते हैं। जैसे दिन रात या रात दिन, सीताराम, दाल रोटी, माता पिता, आयात निर्यात, हानि और लाभ, हानि या लाभ, आना जाना। तो द्वंद्व समाज में योजक चिन्ह लगाया जाता है, और द्विगु समाज में पहला पद आपका संख्यावाचक होता है। बहुत बार बच्चे इसी में कंफ्यूज बच्चों को होता है। इसके बाद आपका है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, तो यहाँ एक एक चीजों को आप पकड़ लें इनको। द्वंद्व समाज में दोनों पद समान होते हैं, योजक चिन्ह द्वारा आप पहचान सकते हैं ये द्वंद्व समास है। द्विगु समास का पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है, और द्विगु से पहले आपने यहाँ पर पढ़ा है आपका कर्मधारय समाज, इसमें आपका विशेषण और विशेषक होता है। अब यही भाव समाज में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समाज में दूसरा पद प्रधान। तत्पुरुष समाज के 6 भेद होते हैं, जिसमें 6 कारक चिन्हों का लोप किया जाता है। कर्मधारय समाज को विशेषण या विशेष्य समाज भी कहा जाता है। द्विगु समाज में आपका पहला पद संख्यावाचक हो जाता है, ये इसकी मुख्य पहचान है, जिसके द्वारा आप शब्दों को पहचान सकते हैं। इसके बाद द्वंद्व समाज में आपका जो शब्द होते हैं दोनों ही प्रधान होते हैं, और इसमें योजक चिन्ह द्वारा एक दूसरे को लिखा जाता है। ठीक है, इस समाज में। अब छठा इसका भेद है यहाँ पर बहुब्रीहि समास। चलिए लिखिएगा, जिस समाज में पूर्व अ व उत्तर पद दोनों ही गौण हो और अन्य पद प्रधान हो। ठीक है। इसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर अब यहाँ पर होता क्या है, जो आपके पास समास होता है ना,
उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नए अर्थ को यहाँ पर निकाला जाता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर यानी पेट जिसका, दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर यहाँ पर अन्यार्थ यानी कि अन्य अर्थ गणेश प्रधान है। लंबोदर किसे कहा जाता है, इसका अर्थ, इसका समास विग्रह क्या है, लंबा है उदर जिसका या पेट जिसका लंबा है उसे क्या कहा जाता है, उसे गणेश कहा जाता है। तो देखिए दोनों अर्थों को यहाँ पर छोड़ करके हम अन्य अर्थ पर जाते हैं। किसे कहा जाता है लंबोदर, गणेश को कहा जाता है। अब इसी प्रकार यहाँ पर घनश्याम, घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण, यहाँ पर एक अलग अर्थ आया है। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव को यहाँ पर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक अलग अर्थ निकल जाता है। इसमें दोनों ही पद गौण होते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, अन्य पद यहाँ प्रधान हो जाता है। तो दशानन किसको कहा जाता है, 10 आनंद है जिसके, उसे कहा जाता है रावण, ठीक है। गजानन, गज के समान आनंद वाला अर्थात गणेश। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर, दिशा ही है अंबर जिसका अर्थात शिव। फिर देखें चतुर्भुज, 4 भुजा हैं जिसके अर्थात भगवान विष्णु को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो आपके पास बहुव्रीहि समास है, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना पूर्व ना उत्तर पद, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई भी पद प्रधान नहीं है, ठीक है। चलिए नोट करें इसे। और अन्य पद यहाँ प्रधान हो और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वहां पर आपका बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर में जिसका अर्थ क्या है, जिसका विग्रह करने पर लंबा है उदर यानी कि पेट जिसका, दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ गणेश प्रधान है। यहाँ देखिए समस्त पद आपका घनश्याम, तो इसका विग्रह करने पर आपको मिल जाएगा घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण को कहा जाता है। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव। दशानन, 10 आनन है जिसके, जिसके 10 आनन है उसके, जिसके अर्थात रावण, 10 मुख वाला, ठीक है। गजानन, गज के समान आनंद अर्थात मुख वाला अर्थात गणेश। त्रिलोचन अर्थात 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। हंस वाहिनी अर्थात हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती, ठीक है। दिगंबर, दिशा ही है अंबर जिसका अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु, ठीक है। देखिए यहाँ अब आपने छठा समास लिख लिया है, इसको भी आप नोट करें जल्दी से। तो इस प्रकार से आपने 6 समास, तो देखिए यहाँ पर प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उनमें मौलिक अंतर होता है। समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर को वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण समझा जा सकता है। कुछ शब्दों में 2 अलग अलग समासों की विशेषता दिखाई पड़ती है। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य तथा उपमान और उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुव्रीहि में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्य अर्थ प्रधान होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कभी कभी आपको क्या दिखेगा, जो कर्मधारय समास है और बहुव्रीहि समास है, इनमें आपको दिखने में ऐसा प्रतीत होगा कि ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन आप इनमें अंतर क्या समझेंगे। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य होता है तथा उपमा और उपमान का संबंध होता है, लेकिन जो बहुव्रीहि समास है उसमें दोनों पदों का अर्थ जो है प्रधान न होकर अन्यार्थ यानी कि अन्य अर्थ जो है यहाँ पर प्रधान होता है। तो ये बेसिकली इन दोनों में अंतर है,
ठीक है, ये जानना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार जब आपके पास शब्द आपको मिलते हैं तो आप वहां पर कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में वहां पर अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण के लिए मृगनयनी, ठीक है, मृगनयनी, तो हमने क्या कहा, जो कर्मधारय समास है वो विशेषण और विशेष समास है, यानी कि उनका संबंध विशेषण और विशेष जैसा होता है। तो मृग के समान नयन अर्थात कर्मधाराएं, तो यहाँ पर हमने उपमा और उपमेय यहाँ पर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर समानता की गई है। नीलकंठ, वह जिसका कंठ नीला है उसे शिव कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास है। ठीक है, कई बार वह जिसका कंठ नीला है, तो ये आप विशेषण और विशेष्य में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका एक अलग अर्थ निकलता है शिव, तो ये आपका किसमें आ जाएगा, बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। क्योंकि अगर इसका कोई अलग सा अर्थ ना होता तो तब आप उसको किसमें रखते, उसमें कर्मधारय समास में उसको रखते, तो यहाँ पर ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा किसके, आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। अब साथ में यहाँ पर दूसरा अंतर है बहुव्रीहि व द्विगु समास में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समास को पढ़ने के बाद अंतर अवश्य देखें। द्विगु समास में हमने क्या कहा, पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध न होकर अन्य अर्थ का बोध कराता है। जैसे देखो चौराहा अर्थात 4 राहों का समूह यहाँ पर आया है, लेकिन आपका बहुव्रीहि समास में कभी कभी आपका संख्यावाचक होने के बाद भी वो जो है समूह का बोध नहीं करता है, अन्य अर्थ को बताता है। चतुर्भुज, अब यहाँ पर आया तो 4 है, यहाँ पर भी कई बार आप द्विगु समास की परिभाषा इस पर भी लगा देते हैं और यहीं पर हमें डाउट होता है। ठीक है, तो ये अंतर जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो देखो चतुर्भुज का मतलब क्या है, 4 है भुजाएं जिसकी, 4 हैं भुजाएं जिसकी, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, विष्णु, और विष्णु यहाँ पर एक अन्य अर्थ निकल कर आया है जो कि बहुव्रीहि समास है। और यहाँ देखिए चौराहा, यहाँ 4 राहों का समूह, तो जहां भी आपका द्विगु समास होगा ना, तो यहाँ पर या तो समूह होगा या समाहार होगा। ठीक है, और चतुर्भुज में यहाँ पर एक अलग अर्थ आ रहा है विष्णु के लिए। ठीक है ना, तो इन दोनों में ये अंतर है। और समानता कहाँ दिखेगी आपको, यहाँ पर देखिए ये आपको चौ दिखेगा, यानी कि ये 4 संख्यावाचक को दिखाएगा, लेकिन यहाँ इसका अर्थ अलग है, तो वहां आपको अर्थ पर जाना है, अर्थ को देखना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कर्मधाराय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है। कर्मधाराय समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य तथा उपमान और उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुव्रीहि समाज में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ प्रधान होता है, यानी कि अन्य कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे मृग नयनी, मृग के समान नयन, यानी यहाँ पर उपमा और उपमेय का यहाँ पर संबंध है। नीलकंठ, वह जिसका कंठ नीला है उसे शिव कहा जाता है, अन्य अर्थ आया तो ये बहुव्रीहि समास हो जाता है। अब इसी प्रकार बहुव्रीहि और द्विगु समास में देखिए समानता सबसे पहले क्या है कि इनका पहला पद संख्यावाचक होता है। देखो बहुव्रीहि समास में, कुछ बहुव्रीहि समास में आपको क्या दिखेगा, संख्यावाचक दिखेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए द्विगु समास का पहला जो संख्यावाचक है, लेकिन समस्त पद में समूह का बोध होता है। लेकिन बहुव्रीहि में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त जो है पद से समूह का बोध न होकर अन्य अर्थ का बोध होता है। जैसे चौराहा से अर्थ निकल रहा है 4 राहों का समूह, जो कि आपका द्विगु समास है, और चतुर्भुज से 4 हैं भुजाएं जिसकी विष्णु, अन्य अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये आपका बहुव्रीहि समास है। ये बेसिकली इनमें अंतर है, इसको आप नोट करें। अब इसके बाद एक और टर्म यहाँ पर जान लेते हैं हम, समास और संधि में अंतर क्या है। ठीक है ना, हमने संधि के बारे में पढ़ा, 2 वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है संधि।
पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। जैसे लंबोदर में लंबा शब्द की अंतिम ध्वनि आ और उदर में जो है र आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार संधि में दो या दो से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनियों का मेल होता है, किंतु समास में क्या होता है, लंबोदर का अर्थ लंबा है, उदर जिसका शब्द समूह बनाता है। ठीक है, अतः समाज में मूलतः शब्दों का योग होता है जिसका उद्देश्य पद में संक्षिप्तता लाना, कम उसको करना होता है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपके अभ्यास प्रश्न भी हैं, तो आप इन अभ्यास प्रश्नों को भी कीजिएगा। समास में किसका मेल होता है, ध्वनि का, वर्ण का, शब्द का या वाक्य का? तो ये इसमें आप इसका उत्तर देंगे। जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखें। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये पूरा आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। इन प्रश्नों को नोट करें। समास आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं? ठीक है, और समस्त पद का किया जाता है। क्या किया जाता है समस्त पद का? देखें, समास में किसका मेल होता है, ध्वनि का, वर्ण का, शब्द का या वाक्य का? किसका मेल होता है? जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? अभी इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं? आपका द्विगु समास का, द्वंद्व का, तत्पुरुष का या कर्मधारय का? समस्त पद का किया जाता है, विच्छेद किया जाता है, विलोप किया जाता है, विग्रह किया जाता है या फिर विचलन किया जाता है। तो इसको लिखें आप प्रश्नों को, और इन प्रश्नों के उत्तर देने की आप कोशिश करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, निम्न शब्दों का विग्रह करते हुए समास बताइए। यहाँ पर आपने करना क्या है, पहला शब्द है आपके पास यथाशक्ति। पहला शब्द है यथाशक्ति। यथाशक्ति का आप यहाँ विग्रह करेंगे और लिखेंगे कि कौन सा ये समास है। ठीक है, जैसे इसका आपने विग्रह किया यथाशक्ति, यहाँ लिखेंगे आप शक्ति के अनुसार, या जो भी आपके पास, यहाँ पर आपको इसका करिएगा उत्तर खुद से। ठीक है, दशानन इसका विग्रह करना है और कौन सा समास है ये लिखना है। भला बुरा इसका विग्रह करेंगे और साथ में समास लिखेंगे। नवरत्न में कौन सा समास है और विग्रह करेंगे। नीलकमल, आमरण, चंद्रमौली, इन सभी के आपने करने क्या है, समास विग्रह करने हैं और समास लिखने हैं। तब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दशानन में कौन सा समास है, भला बुरा इसमें कौन सा समास है, और साथ में नील कमल में कौन सा समास है। फिर प्रश्न नंबर 6 है, समास शब्द की परिभाषा लिखिए। तो आपको 2-3 बार मैं रिवाइज भी करा चुकी हूँ। समास शब्द की परिभाषा आपको लिखना है। समास के प्रकार व उनके नाम उदाहरणों सहित आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 8 है, समास विग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समास किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं? 2 से 3 बार मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब आप इसकी परिभाषा लिखें। अंतिम में हमने आपको यहाँ संधि और समास में अंतर बताया है, तो ये भी आप कर लेंगे। ठीक है, बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में क्या अंतर है, इसको आपने स्पष्ट करना है और इसका उदाहरण आपको लिखना है। ठीक है, बहुब्रीहि और कर्मधारय में अंतर स्पष्ट करना है और इसके उदाहरण भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका समास का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए इसका बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम यहाँ पर कर देते हैं। समास में किसका मेल होता है? आपने क्या पढ़ा, समास में शब्दों का मेल होता है। ठीक है ना,
यहाँ पर जो है शब्द मिलते हैं, वर्ण आपके संधि में मिलते हैं, वाक्य नहीं मिलते हैं, बल्कि आपके शब्द मिलते हैं। जिस समाज में प्रथम पद प्रधान होता है वो पहला ही समास है अव्ययी भाव समास। कारक के आधार पर आपका किस समास के भेद किए गए हैं, तो आपके तत्पुरुष समास के भेद किए गए हैं। साथ में आपका समस्त पद का क्या किया जाता है, विच्छेदन, विग्रह, विचलन या विलोप। तो इसका विग्रह किया जाता है, समास विग्रह कहते हैं ना हम, ठीक है। तो समास समस्त पद जो होता है उसे समास ही कहते हैं, तो इसका विग्रह किया जाता है। बाकी के प्रश्न आप घर से करके लाएंगे। इसके जो आपके एक्सरसाइज है उनको हम नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस